और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। आम बजट में इस बार क्या होगा खास? मिडिल क्लास के लोगों को इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी उम्मीदें जगी हुई हैं। खास तौर से न्यू टैक्स रिजीम को और पॉपुलर बनाने के लिए 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट के साथ 15 से 20 लाख के बीच नए स्लैब का ऐलान भी हो सकता है। वहीं एफडी के ब्याज पर भी इक्विटी जैसे टैक्स की संभावना पर भी सरकार विचार कर सकती है। इस बजट टैक्स में बचत, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। हम इस मामले के जानकारों के साथ करेंगे चर्चा आगे। बजट का काउंटडाउन शुरू हुआ नहीं कि इनकम टैक्स स्लैब को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। आमतौर पर जब बजट पेश होना होता है उससे पहले आयकर में छूट को लेकर बातें होने लगती हैं। इस कड़ी में न्यू टैक्स रिजिम को और पॉपुलर बनाने को लेकर इसके स्लैब में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि मिडिल क्लास के आयकर दाताओं को राहत देते हुए सरकार 10 लाख रुपए की आय पर टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। दरअसल अभी न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दें तो 7,75,000 की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ऐसे में अगर ये दायरा बढ़कर 10 लाख रुपए तक हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये आयकर दाताओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बड़ी सौगात होगी। वहीं अभी न्यू टैक्स रिजिम का जो आखिरी स्लैब हो यानी 15 लाख रुपए की आय से ऊपर पर सरकार 30% का टैक्स वसूलती है, लेकिन माना जा रहा है कि इस स्लैब में भी वित्त मंत्री आयकर दाताओं को बड़ी राहत दे सकती है और इस स्लैब के दायरे में बदलाव कर इसे 15 से 20 लाख के दायरे में रख सकती है। यानी 15 से 20 लाख के बीच की आय वालों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है और 20 लाख रुपए से अधिक की आय वाले लोगों पर सरकार टैक्स की अधिकतम सीमा लागू कर सकती है, जो मौजूदा समय में 30% है। अगर ऐसा होता है तो न्यू टैक्स रिजिम की ओर लोगों को आकर्षित करने में न केवल सरकार सफल होगी बल्कि आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ये तो रही इस बार बजट में आयकर दाताओं को मिलने वाली छूट की संभावनाएं। अगर बात करें बचत योजनाओं की तो खासकर एफडी और डेट फंड के ब्याज पर वित्त मंत्री इस पर लगने वाले टैक्स को इक्विटी की तर्ज पर लागू कर सकती है। आसान भाषा में कहे तो एफडी या डेट के ब्याज पर फिलहाल सरकार इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूलती है, जबकि इक्विटी पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। लेकिन इस बार सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इक्विटी और एफडी या डेट फंड के टैक्स को एक समान कर दिया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री के साथ प्री बजट में वित्तीय संस्थानों विशेषकर बैंकों ने एफडी पर टैक्स इंसेंटिव देने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे बचत में इजाफा हो सकेगा। आम बजट तो वैसे हर बार खास होता है, लेकिन देश के एक बड़े तबके यानी नौकरी पेशा लोगों को हमेशा इनकम टैक्स में राहत को लेकर सरकार से उम्मीद रहती है। अब ऐसे में क्या इस बार आयकर दाताओं की ये उम्मीदें जमीनी हकीकत बन पाएंगी या वित्त मंत्री टैक्स पेयर्स को कोई छोटी मोटी मीठी गोली खिलाकर खुश करने का काम करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं विजय मंत्री जी का। को फाउंडर हैं JRL मनी के। विजय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी हमारे शो पे। विजय सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। और पहले तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार तो अब इसी में ही आगे बढ़ेगी, ये इंटेंशन क्लियर भी है, लेकिन इसको पॉपुलर बनाने के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें 10 लाख तक की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जो 7.75 वाली है। आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं, ऐसा हो पाएगा सर? मुझे तो बहुत उम्मीद है, और आप कुछ न्यूज़ ला रहे हैं तो जरूर कुछ आपके पास कुछ खबर तो रहेगी। Yes. और मुझे लगता है कि नया साल का बहुत अच्छा तोहफा आप अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप देखिए कि जो स्लैब चालू हुआ था उसके उसके हिसाब से, वो जिस तरह का इन्फ्लेशन बढ़ा उसके हिसाब से आम आदमी को जो राहत नहीं मिली है। और दूसरी तरफ जो टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी के फॉर्म में, वो काफी बड़ा है, मजबूत है। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या, देखिए कि पहले आपका 50,000 रुपये महीने का खर्चा होता था, आप फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपये महीना ही खर्च करते थे। 40,000 रुपये आप कैश में शायद खर्च करते होंगे, तो उस पर टैक्स देना नहीं पड़ता था डायरेक्टली। अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, ई वॉलेट की वजह से, जो आप ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है, तो इन सब के अंदर ट्रेवल हो गया,
मूवी टिकट हो गया। तो आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल इकोनॉमी के रूट के थ्रू हो रहे हैं, तो सरकार को टैक्स कलेक्शन में किसी भी तरह का तकलीफ नहीं आ रहा। दूसरा, आप देखिए कि न्यू रिजिम की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड रिजिम में काफी झगड़े होते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में, बिकॉज एचआर एक अलाउंस हो गया, एटीजी का डिडक्शन हो गया, ये काफी लोग फर्जी भी करते थे, उसमें काफी झमेले भी होते थे एटीसी के इन्वेस्टमेंट में। इन सब से बचने के लिए सरकार ने बोला, डोंट स्पेंड अवर पॉलिटिकल सॉरी गुडविल ऑन दीज मैटर एंड फोकस ऑन बिगर थिंग। तो ये होना चाहिए। और तीसरा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है, 5 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शन है, और वहां मुझे लगता है टैक्स पेयर की तादाद बहुत ज्यादा है, और वहां मुझे लगता है कि ये करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा बेनिफिट उसकी वजह से पूरे देश के लोगों को मिलेगा। और अगर 10 लाख रुपए तक की आमदनी पे छूट मिली तो आदमी पैसा बचा के करेगा क्या? वो तो कहीं खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। एब्सोल्युटली सर। तो दस्तूर भले ही हो ना हो, लेकिन मौका है। इलेक्शन सामने, दिल्ली के इम्पॉर्टेंट इलेक्शन, और ज़रूरत इन्फ्लेशन के हिसाब से आम आदमी की जेब वैसे ही ढीली है। तो दस्तूर हो ना हो, लेकिन मौका भी है और ज़रूरत भी है। फिरोज जी, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो बात हम कह रहे हैं कि शायद सीमा को बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए ताकि ज़्यादा एक्सेप्टेंस बने न्यू टैक्स रिजीम की, आप सहमत हैं सर? बिल्कुल सहमत हूँ, बट उम्मीद कम है, बट सहमत जरूर हूँ। ये तो श्योर है, बिकॉज क्योंकि आपने अगर न्यू टैक्स रिजीम की है और उसको अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। बट अगर आप देखते हैं कि 15 लाख की अगर किसी की इंसान की पगार है इंडिया में, और वो दैट इज 10 टाइम्स पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, तो टैक्स लगती है 10%, 11%। न्यू टैक्स रिजीम में आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम टैक्स दे रहे हैं। और आई डोंट थिंक कोई देश में पर कैपिटा इनकम से 10 गुना ज्यादा कमाने वाले को भी सिर्फ 10% टैक्स में छूट सकता है। तो ज्यादा गुंजाइश नहीं बची। मेरी तो एक ही विनती रहती है कि ज्यादा बदलाव ना करें, स्पेशली कैपिटल गेन, और दूसरे दूसरे हेड्स में तो इतनी बदलाव करते हैं कि 23 जुलाई को मैडम ने जो कहा था कि सबकी टैक्स बदल गई थी, रियल एस्टेट की बदल गई, डेट की बदल गई, इक्विटी की बदल गई, अनलिस्टेड स्टॉक की बदल गई, उसके बावजूद मैडम ने वो बदलाव के बाद ये चीज बोली जो मैं हिल गया, कि वापस मैं अगले बजट में पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड लाने वाली हूं, उसके लिए तैयार रहे। तो मैं आई वाज शॉक्ड दैट अगर इतना ही बदलाव होने वाला है तो वापस बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। तो आई थिंक जो नया तापमान है उसको, बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है टैक्सेशन में, वो इंडिया में लैकिंग है। अब उसकी उम्मीद है कि भाई कुछ चेंज ना करें तो भी मैं बड़ा खुश हूं, ताकि लोग सीख पाए जो आज तक दिया हुआ है। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं भाई बढ़ाओ, भले ही मत बढ़ाना, अब समय बताएगा, लेकिन कम से कम स्टेटस को आप मेंटेन करके रखें। कम से कम जो यथास्थिति है, कम से कम उससे छेड़छाड़ ना करें। टैक्स के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के नाम पर कहीं जेब और ढीली ना हो जाए। ये आपकी उम्मीदें हैं। अच्छा, इसी में विजय सर, एक और जो हमारे पास सोर्सेज से खबर है, और ये काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है, पिछले साल भी इस तरह की बातें हो रही थी, अब इस साल भी उम्मीद बन रही है कि एक नया स्लैब बनाया जाएगा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए। इसकी काफ़ी चर्चा है। आपको लगता है कि कोई विंडो है, या ये प्रैक्टिकल होगा गवर्नमेंट के लिए बनाना? मुझे लगता नहीं है कोई मुश्किल काम, बिकॉज जो बड़ा टैक्स कलेक्शन आता वो तो 20 लाख के ऊपर के इनकम के हिसाब से आता है लोगों का। नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले बहुत लोग हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी आप इनकम भूल जाइए, अभी जो आप खर्चे कर रहे हैं वो ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। आपकी गाड़ी चल रही है, फास्ट टैग लगा हुआ है, आप मोबाइल के थ्रू खर्चे कर रहे हैं, आपका जीपीएस लोकेशन मालूम किया जा सकता है, आप मूवी देखने जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, ये सबकी सबकी चीज में आपको अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस सब एक्सेस हो रहा है। तो जो इनफॉर्मल जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी पूरा का पूरा ट्रैक हो रहा है। तो अभी गुंजाइश मेरे हिसाब से बहुत कम है, और जीएसटी आने के बाद और काफी कम हो गई है। तो मुझे लगता है सरकार को एक तरफ इतना बड़ा कलेक्शन आ रहा है तो लोगों को राहत देनी चाहिए। दूसरा, देखिए क्या बात है कि जो लोअर इनकम स्ट्रेटा में लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते, उसको सरकार की काफी बेनिफिट स्कीम मिलती है। मुझे लगता है वो सही चीज है। हायर इनकम पे जो लोग रहते हैं
वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट ही खर्च करते हैं, बाकी बड़ा पैसा उनका इन्वेस्ट हो जाता है और उस इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न कमाते रहते हैं। उस पे टैक्स भी कम लगता है, कभी कभी टैक्स नहीं लगता अगर आप रिडीम नहीं करो। लेकिन जो आम आदमी है जो कमाता है, उसका सिग्निफिकेंट हिस्सा उसके खर्चे में चला जाता है। तो वो उसकी जो पूरी जीवन है वो अपने समय दे के कमाता है। बड़ा पैसा वाला आदमी अपना पैसा दे के कमाता है, लेकिन पैसे पे पैसा भी कमाता है। इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लोगों को खासकर रियायत देनी चाहिए, और बीजेपी को यह भी सोचना चाहिए कि उसका सबसे लॉयल, सबसे बड़ा वोट बैंक मुझे लगता है मिडिल क्लास टैक्स पेयर है। और जो इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अगर आप अपने वोट बैंक को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर किसका ध्यान रखेंगे? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखेंगे, और एक अरसा हो गया है कि आपने मिडिल क्लास की सुध नहीं ली, और कुछ इलेक्शंस भी चले गए, इतना बड़ा रिस्क भी लिया गवर्नमेंट ने कि इलेक्शंस आए गए, लेकिन मिडिल क्लास की सुध ज़्यादा ली नहीं। बट क्या अब गुंजाइश बन पाएगी? फिरोज जी, कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे सर ने बताया, कलेक्शंस के मामले में सरकार ये नहीं कह सकती कि साहब हमारे पास विंडो नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार को और कहाँ घेरा जा सकता है? अगर आमने सामने बैठ जाए तो पेपर पेन लेकर विजय मंत्री तो सर तो बोल देंगे एकदम कि भाई देखो, यहाँ पर आपने कमाई की है, यहाँ आप पास ऑन कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी विंडोज हैं जिनसे गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करें कि ये आपको कुशन है ऑलरेडी, इसको पास ऑन कीजिए? आई थिंक क्वेश्चन काफी सारा है। जैसे विजय सर ने भी कहा कि बहुत आज की डेट में फॉर्मलाइज हो रही है इकोनॉमी। आज भी अगर मैं स्मॉल बिजनेसेस की एक सर्वे कर रहा था, स्मॉल बिजनेसेस जो इंडिया में हैं, वो ना तो जीपे यूज करते हैं, ना तो अपना वाइट पैसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना जरूरी है लोगों को। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, 15 से 20 लाख की जो स्लैब की आपने बात की, वो मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल है। क्योंकि अगर आप देखें तो 15 लाख के बाद, 10 लाख के बाद जो है, 12 लाख के बाद जो है स्ट्रेट 30%, उसमें स्लैब्स की गुंजाइश है, बहुत अच्छी गुंजाइश है। बट अगर मैंने सिमुलेट किया, 50 लाख की भी अगर कोई पगार कमाता है तो उसकी टैक्सेशन इंडिया में आती है 24%। 50 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है। इंडिया में 4 लाख से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 4 लाख इंडिविजुअल्स ही हैं, और 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले कुछ 17 लाख इंडिविजुअल्स हैं लेटेस्ट टैक्स की फाइलिंग के हिसाब से। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि गुंजाइश है स्लैब्स की, और एक दो स्लैब्स डालने से न्यूमेरिकली इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो टॉप एंड ऑफ द पेयर्स हैं, जो देश छोड़ रहे हैं, जो द काइंड ऑफ टैक्स पेयर ड्रेन इज देयर इन इंडिया, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पास दो कंट्रीज हैं, सिंगापुर और यूएई, दोनों इतनी बड़ी टैक्स हेवन है कि काफी सारे डेरिवेटिव ट्रेडर्स, मैं जिनको जानता हूं बचपन से, मतलब 20-25 सालों से जानता हूं, वो दुबई शिफ्ट कर चुके हैं। उनकी डेरिवेटिव टैक्सेशन भी इंडिया में जीरो है, क्योंकि वो दुबई के एनआरआई बन गए। तो क्योंकि आपके पास दो ऐसे प्रॉक्सिमिटी में देश हैं, जो 2-2.5 घंटे में आप मुंबई से दुबई पहुंच जाते हैं, तो काफी लोग जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर का स्ट्रेटा है, उनको लग रहा है कि मैं इनको मिल करता रहूंगा, और वो कुछ नहीं करेंगे। काफी सारे लोग निकल चुके हैं। सो आई थिंक ये 15 to 20 लाख स्लैब, ये स्लैब्स बढ़ाना मेरे हिसाब से लॉजिकल है, और कंट्री को ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग मोटिवेट हो रहे हैं टू लीव द कंट्री एंड बी डोमिसाइल्ड समवेयर एल्स। ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी अगर आप सिंगापुर और इंडिया की पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड भी अगर आप खरीद रहे हैं, दुबई के रेसिडेंट हैं, एनआरआई हैं, तो म्यूचुअल फंड भी उधर टैक्स फ्री है। और इंडियन म्यूचुअल फंड पे जीरो टैक्स भरते हैं। जो आज इंडियंस, एज अ फिरोज, मेरा भाई दुबई रेसिडेंट है, उसका म्यूचुअल फंड इंडिया में इन्वेस्ट होता है तो जीरो टैक्स लगती है, और मैं इन्वेस्ट करता हूं तो 14.94% आफ्टर सेस एंड जीएसटी लगता है, सेस एंड सरचार्ज लगता है। माय गॉड, तो ये 14-15 का फासला बहुत बड़ा है। और हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं कि क्यों एचएनआईज लगातार पलायन कर रहे हैं, पैसा आते ही क्यों विदेश चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनको कहा जाता है। अब आई डोंट नो उसमें गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है, कितना नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि साहब रहेंगे तो वो भारत में ही, आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ सेकंड होम के लिए बाहर गए हैं। बट आप लोगों से बात करके वस्तुस्थिति का जब पता चलता है तो बार बार लगता है कि गवर्नमेंट इस दिशा में क्यों आखिर काम नहीं कर रही, क्या मजबूरी है। बट हैविंग सेड दैट, एक इम्पॉर्टेंट बात मंत्री सर बार बार आ रही है, और वो नए प्रस्ताव को लेकर है, जो कह रही है सरकार का सूत्रों के हवाले से सुझाव ये है कि
एफडी और डेट पर भी इक्विटी जैसा कम टैक्स लगे, तो ये आपको लग रहा है कि ये फिजिबल है, प्रैक्टिकल है और हो पाएगा क्या? नहीं, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया था, कि सेंटेंस इस्तेमाल किया कि तीनों का टैक्सेशन एक जैसा कर दे। हम्म। तो मेरे को डर है कहीं इक्विटी डेट जैसा टैक्सेशन नहीं कर दे। ये ओके। बहुत बड़ा फियर है क्योंकि काफी एक मिसकंसेप्शन है कि इक्विटी इज टैक्स एट लोअर लेवल। एक्चुअली इक्विटी इज नॉट टैक्स एट लोअर लेवल, बिकॉज इक्विटी का गेन, आप इक्विटी का रिटर्न इज नॉट टैक्स एक्सपेंसेस फॉर एनीबॉडी एल्स। एफडी का रिटर्न इज एक्सपेंसेस फॉर समबडी एल्स, एक्चुअली उनको कॉस्ट कम आती है। लेकिन अगर करेंगे तो भी कोई लिमिट के साथ करेंगे। पूरा ऐसा नहीं कि जितना भी आपका एफडी या डेट का रिटर्न है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, थोड़ा लिमिट लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा लिमिट है वो अपना इक्विटी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए आपने 2018 में तय किया था, उसको 1.25 लाख किया है। अब 2018 से 2025 7 साल हो गए, कम से कम इसको 2.5-3 लाख रुपए तक करो, इन्फ्लेशन के आधार पर तो इसको बढ़ाओ। और देखिए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ध्यान रखिए पॉलिटिकली, कि जब बीजेपी ने जुलाई 2024 में बजट लेके आया तो 240 सीट वाली सरकार का बजट था। हरियाणा और ये महाराष्ट्र जीतने के बाद इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट। तो आई थिंक ये ऐसा स्टेप ले सकती है जो टैक्स पेयर के हित में है। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। लेकिन ये एफडी का हो सकता है, डेट म्यूचुअल फंड का होगा क्या, आई हैव अ डाउट। और उसके ऊपर भी डाउट है कि ये एकदम एक लिमिट के अंदर रहेगा, एकदम ऐसा नहीं कि आपकी जितनी भी इनकम हो जाए। बट इक्विटी में कुछ चेंज ना करें, हो सके तो 10% लेके आ जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, और हो सके तो इसको आप 1.25 लाख से बढ़ा के 2.5-3 लाख रुपया करें, तो काफी लोगों को राहत मिलेगी। विजय सर, मेरा एक कॉम्प्लीमेंट्री और क्वेश्चन। एक बात और है, हाँ। दीपक, वो हाँ। ऑलरेडी सरकार एसटीटी कलेक्ट कर रही है, स्टैम्प ड्यूटी आपने नया लगा दिया हर मैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। हाँ, तो मैं मैं अब तो मैं ऐसा वही तो बच मैं नहीं एग्जैक्टली रहा। यही कह रहा था सर, कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और काफी एग्रेसिव है। आपको लगता है कि एलटीसीजी पर कुछ सरकार सोच रही है? क्योंकि हम कई बार बातचीत करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि साहब अब मार्केट ने भी पचा लिया इसको जो बढ़ाया था, तो अब सरकार भी ध्यान नहीं दे रही इस पे। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है क्या सर? नहीं आ गई है, मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि आपने टैक्स बढ़ाया, आपने टैक्स जीरो किया तब एसटीटी था। हम्म। अब आपने टैक्स बढ़ा दिया तो म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्यों आप फिर लगा रहे हो एसटीटी? समझ में नहीं आता लॉजिक। आप एफ पे लगाओ, किधर लगाओ, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड तो जब फंड हाउस बाई सेल करता तो आप वहां एसटीटी देनी पड़ती है। इन्वेस्टर जब रिडीम करता तो वहां एसटीटी देनी पड़ती है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ रहा है। जबकि जब एसटीटी लागू की तो इस कॉन्सेप्ट से की थी कि भाई आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना है। तो यू गो, इवन यू वांट टू गो बैक टू योर ओल्ड स्ट्रक्चर, रिमूव एसटीटी कंप्लीटली, एटलीस्ट फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड ना। एब्सोल्युटली, और यही है पेन पॉइंट कि आपको खरीदने पर, बेचने पर, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म हर बात पर टैक्स क्यों दें? ये एक बहुत सिंपल सवाल आम जनता उस गवर्नमेंट से पूछती है जिस गवर्नमेंट का नारा रहा है कि हम टैक्स का सिंप्लीफिकेशन करना चाहते और एक चीज बताऊं आपको, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, हैं। यस सर। एनपीएस के ऊपर एसटीटी नहीं लगता है, ओके। क्योंकि एनपीएस के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी जाती है। ओह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल सर। और वाकई में ये क्रिटिसिज्म के लिए भले ही बात चुभ रही होगी सरकार में बैठे हुए लोगों को, लेकिन कहने में ये गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेन पॉइंट आज का पेन पॉइंट नहीं है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये लोगों का। और इसको अब किस तरह से सरकार एड्रेस करेगी, बट हाँ, किस बाजार ने इसको पचा लिया है या लोगों ने इसको पचा लिया है, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सरकार पर शायद उतना दबाव नहीं बन रहा जितनी दबाव की ज़रूरत होनी चाहिए। बट बहरहाल इसी पर फिरोज जी मैं आपका भी टेक लेना चाहूँगा। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स और हर बात पे टैक्स, ये कब खत्म होगा? दीपक जी, टैक्स पे टैक्स कब खत्म होगा? मुझे तो यकीन नहीं होता कि खत्म होगा। क्योंकि एक मुहावरा है कि द ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ इज डेथ एंड टैक्सेस। एंड टैक्सेस तो देना फर्ज बनता है, देश चलाने के लिए पैसे चाहिए, बट इतनी कॉम्प्लेक्सिटी 5 हेड हैं इनकम के। कैपिटल गेन हेड में आप सेक्शंस देखें, सेक्शन 111, 112, सेक्शन 70 से लेके 74 तक, किसमें एसटीटी पे करना हो उसकी टैक्सेशन अलग, जिसमें एसटीटी नहीं पे करना हो उसकी टैक्सेशन अलग, डेट टैक्सेशन अलग, इक्विटी टैक्सेशन अलग। सो ये जो 3 डिमेंशनल मैट्रिक्स है, एक हेड के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, 3 डिमेंशनल मैट्रिक्स है, विच इज नॉट इवन पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन एन पेपर, पीस ऑफ पेपर। ये इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे तो किसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे? तो सरलता लाना कर्तव्य है गवर्नमेंट का, तब जाके लोग नेट में आएंगे, पॉइंट 1।
पॉइंट 2 जैसे विजय साहब ने कहा कि भाई 1.25 लाख की जो लिमिट है इक्विटी टैक्सेशन में, उसकी लिमिट तो बढ़ाएं ताकि एटलीस्ट जो रिटेल निवेशक है उसको तो राहत मिले कि भाई ये इक्विटी टैक्सेशन 0 हो। लोगों का अगर 2.5 लाख की लिमिट हो तो परिवार में 4 लोग होते हैं तो 10 लाख की लिमिट होती है। अगर आप समझो कि 10 लाख की टैक्स फ्री लिमिट मिल जाती है, बट रिटेल निवेशक भी ज्यादा हिसाब करते नहीं है टैक्स का और सिर्फ सेक्शन 80C के पीछे भागते हैं, बट जो भी गेन्स हैं वो बुक करते रहेंगे, तो आप एज अ रिटेल निवेशक वो जो लिमिट है वो लैप्स हो जाती है, वो क्यूमुलेटिवली कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर आपने इस साल 80,000 रुपए कमाया हो उसको बुक तो करें, बुक करेंगे तो इस साल की लिमिट यूज होगी। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं, एक इवेंट में बैठा था तो उनके 20 लाख की बुकिंग की है एक साल में। मैंने कहा कि भाई आप 7 साल से अगर बुक करते, 4 लोग हो परिवार में तो टैक्स 0 लगता, आप 3 लाख का टैक्स भर रहे हैं आप। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि टैक्स होता रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई होगी तो रिटेल निवेशक हिसाब कर पाएगा। आज की जो टैक्स कोड है उसको समझने के लिए अगर मैं 8 सेक्शन भी बताऊं 300 में से जो इन्वेस्टमेंट के लिए लागू हैं, उसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए मिनिमम पढ़ाई इंडिया में सीए होनी चाहिए। राइट। अच्छा, जाते जाते मैं मंत्री सर से एक सवाल जरूर पूछूंगा कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि गवर्नमेंट से लगातार मार्केट निवेशक बार बार कहते हैं साहब आप LTCG हटा दो, STCG हटा दो, STT हटा दो, और गवर्नमेंट करती है ठीक इसका उल्टा। पिछली बार मतलब बढ़ा के ही लिया है, राइट। अभी जनता कह रही है, कारोबारी कह रही है कि आप GST को और सिंप्लीफाई करो। गवर्नमेंट मीठा पॉपकॉर्न, फीका पॉपकॉर्न, मसालेदार पॉपकॉर्न वाला GST लेकर आ गए। मतलब ऐसा ये कौन सा कॉन्फिडेंस है सर कि सरकार को मीम बनना तैयार है लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करना है चीजों को? ये इतनी कमाई हो रही है क्या सर इन टैक्सों से? एक सिंपल कहावत है कि वी गॉट द गवर्नमेंट वी डिजर्व। हम खुद बदमाशी करते हैं ना, तो और रास्ता बताने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हमारी कम्युनिटी के लोग ही होते हैं। तो आप एक जैसे आप एक सिंपल इलस्ट्रेशन दूं, आपको मालूम है कि आइसक्रीम पे एक्साइज लगती थी तो somebody started calling आइसक्रीम फ्रोजन डेजर्ट। बदमाशी तो हमारे खून में भी बहुत बसी हुई है ना, तो ये दोनों तरफ है। तो हम बदमाश नहीं, तो सामने वाला भी ऐसा ही रहेगा अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो ये है कि नाउ वी रीच 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमृत काल चल रहा है, तो सरकार को भी सिटीजन को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को ट्रस्ट करना चाहिए। टेक अ लीप ऑफ फेथ। बदमाशी करके पैसा कहाँ ले जाएगा सर? टैक्स बचा के आदमी पैसा लेके कहाँ जाएगा? देश में खर्च होगा ना। तो जो ब्यूरोक्रेसी का ओवरहैंग है भारत के ऊपर, मुझे लगता है थोड़ा कम करना चाहिए। पॉलिटिशियन तो क्या इलेक्शन के डर से कुछ भी कर सकते हैं कि हार गए तो लेट्स डू दिस। ब्यूरोक्रेसी को फर्क ही आई एम नहीं सॉरी सर, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल जो आता है, काउंटर जो आता है गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी या सरकार समर्थक लोगों से, वो तुरंत ये आता है कि साहब देखिए हम तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनसे टैक्स ले रहे हैं और इसको हम खर्च कर रहे हैं वापस आप पे, हम कैपेक्स बढ़ा के दे रहे हैं, हम इंफ्रा पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा हमारे पास आएगा कहां से? यहीं से तो लेंगे। इंफ्रा पे तो आप पूरा टोल टेल ले रहे हो ना। फास्टैग लगा दिया आपने, आप एयरपोर्ट जाओ तो आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो सरकार, आप एजुकेशन पूरी की पूरी प्राइवेट हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन पूरा का पूरा प्राइवेट हो गया। 30-40 साल पहले सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे। तो एक आप जो आप टैक्स स्लैब वाले लोग बोल रहे हैं, उनको टैक्स देने के अलावा बचता क्या, करते क्या वो लोग? Absolutely, आप सिंपल, अगर आपको यही चीज कर रहा था, एस्पिरेशनल करो ना। आप बोलो जैसे एयरपोर्ट के अंदर VIP लॉन्च होते हैं, टैक्स पेयर के लिए VIP लॉन्च बनाओ ना। और राइट सर, यानी कि इधर से आप टैक्स ले रहे हैं, इधर से आप टैक्स ले रहे हैं, इधर से टैक्स ले रहे हैं, फिर टैक्स कलेक्शन से जो कमाई हो रही है फिर उसको आप खर्चा कर रहे हैं, फिर वहां की सुविधाओं से फिर टैक्स ले रहे हैं। तो कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, कहीं तो ये टैक्स का जो ये गोल चक्कर है इसको कहीं तो आपको इस सर्किल को खत्म करना पड़ेगा। बहरहाल सरकार अब किस तरह से राहत देती है, कुछ उम्मीदें हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आई हैं। ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये 1 फरवरी मेरा ख्याल है 12-1 बजे तक पता चल जाएगा सर, और तब हम बताएंगे दर्शकों को कि इन उम्मीदों पर सरकार कितना हमको एंटरटेन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आप दोनों से बातचीत हुई, मज़ा आया, डिकोड किया आसान भाषा में हर चीज़ को। फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय मंत्री सर थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें और बाजार का हाल भी बताएंगे।